नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, वाराणसी की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रविवार की दोपहर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे। सीएम योगी ने यहां अधिकारियों संग कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक की। उनके आगमन की जानकारी एक दिन पहले जिला प्रशासन को मिल गई थी, जिसके बाद से प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया था। आजमगढ़, बलिया और मऊ के कोविड-19 को लेकर बैठक करने के बाद दोपहर करीब 3 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर बीएचयू हेलीपैड पर उतरा। मुख्यमंत्री योगी ने बताया, बीएचयू में वाराणसी मंडल के अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद विमान से सीएम योगी शाम 4:30 बजे के करीब वाराणसी से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी सेंट्रल द्वारा सोमवार को नाटे इमली स्थित सब्जी और फल मंडी में अभियान चलाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक कर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया गया। इस मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट ने बताया कि वर्तमान समय में देश अनलॉक 3 की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है, फिर भी लोगों द्वारा लापरवाही की जा रही है। यही कारण है कि संक्रमण अपना दायरा निरंतर बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी सेंट्रल की सदस्यों ने प्रमुख स्थानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि पर पोस्टर लगाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर प्रदान कर विविध माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास किया। ये आज लॉकडाउन है, पब्लिक सड़कों पर निकल गई है। इनको रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अनर्गल रूप से सड़क पर न टहले। इनको ब्रीफ किया जाएगा और यथासंभव इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो सड़कों पे अनर्गल रूप से घूम रहे हैं। ये शनिवार, संडे और मंडे को 3 दिन की बंदी है। पूरी तरीके से दुकानें बंद रहेंगी, मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल खुले रहेंगे और सारी चीज़ें बंद रहेंगी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों से मोदी के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। सिगरा स्थित बीजेपी के गुलाब बाल कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के मन की बात सुनने के बाद कहा कि इस कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि लोकल या स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए सामानों का अधिक से अधिक उपयोग करें, साथ ही आने वाले पर्व पर भी स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए सामान का उपयोग करें। उसका पालन कर हम अर्थव्यवस्था मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों से जिस प्रकार शिक्षा ग्रहण करने का आह्वान किया है, उसका भी पालन कर छात्र अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही कारगिल विजय दिवस को लेकर मोदी ने जिस प्रकार सैनिकों का उत्साहवर्धन किया, उससे देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। कारगिल विजय दिवस के ऊपर वीर सैनिकों का उत्साहवर्धन किए हैं। उस कारगिल युद्ध में जिन जवानों ने अपनी आहुति दी है, आने वाले वर्तमान युवा पीढ़ी को उन्होंने बताया कि उनकी क्या योगदान रहा है। आज हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, गली मोहल्ला सुरक्षित है, उनके बलिदान पे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आने वाले त्योहार पर्व पे वोकल से वोकल होने का जो उनका आह्वान है कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आ रहा है, रक्षा सूत्र के निर्माण में स्थानीय संसाधनों का प्रयोग हो, गली मोहल्ले के लोग। वहीं आपको बता दें, कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर दशाश्वमेध घाट पर विशेष आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर 501 दिए जलाकर शहीदों को याद किया गया। दीपमालाओं से 21वां विजय दिवस और जय हिंद लिखकर उस भावना को पुनस्मृति लाने का प्रयास किया गया। 21 साल पहले के जन में जो भावना थी। गंगा सेवा निधि के तत्वाधान में ये विशेष आरती दशाश्वमेध घाट पर संपन्न हुई। हालांकि कोविड की वजह से इस विशेष आरती में भी लोगों की सहभागिता नहीं हो सकी। पिछले 3.5 महीनों से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती प्रचनात्मक रूप से ही संपन्न हो रही है। हम लोगों के लिए, भारत देश के लिए कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ है और इसी के उपलक्ष्य में हमारी संस्था गंगा सेवा निधि ने 501 दीपक से कारगिल विजय दिवस को के शहीद वीरों को
एक श्रद्धांजलि के रूप में दीपक जला करके गंगा के तट पे श्रद्धांजलि उन शहीदों को दिया गया है और उनके गाथाओं को गुणगान हम सभी लोगों ने मिल करके किया है। और हम सभी इसको लेकर के बहुत खुशी में हैं कि शहीद वीर जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके प्राण की आहुति दे करके हमारे देश को विजय दिलाया। वाराणसी में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत होने के बाद मृत महिला के पति को धमकी दिया जा रहा है। इस संदर्भ में मृत महिला के परिजन आज पुलिस कप्तान से मिलकर उन्हें पत्रक दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडुवाडीहा थाना अंतर्गत महेशपुरी निवासी पंकज कुमार की गर्भवती पत्नी की मौत मंडुवाडीहा क्षेत्र के एक प्राइवेट चिकित्सालय में बीते 8 मई को हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर मौत की लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया है और तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराकर मृतक का पोस्टमार्टम भी करवाया। इस दौरान परिजन जब सीएमओ ऑफिस में भी अस्पताल की लापरवाही के बाद शिकायत दर्ज कराया तो वहां भी कहा गया कि अस्पताल को बंद करने की नोटिस देने के साथ ही उचित कार्रवाई की जाएगी। श्री राम नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था पत्नी को? पत्नी को डिलीवरी हुई थी 6 मई को। फिर उसके बाद 2 दिन ठीक ठाक रही। 2 यूनिट ब्लड जो है डॉक्टर साहब के कथा अनुसार हमने ला के दिया। 1 यूनिट ब्लड उन्होंने पहले चढ़ाया और उसके बाद ऑपरेशन करके बच्चा ठीक ठाक हो गया। उसके बाद 2 दिन तक ठीक ठाक रही। उसका तीसरे दिन जो है कि ब्लड को जो बोले कि अचानक से कि वो रखा हुआ है उसको चढ़ा दिया जाए। चढ़ाते समय मात्र 20 मिनट में ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर क्या किया डॉक्टर ने बोला? उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हमने कराया कि भाई पोस्टमार्टम कराया जाए। तो पोस्टमार्टम हाउस भी डॉक्टर साहब मैनेज करने के लिए पहुंचे हुए थे। हमारे विवेचनाधिकारी अजय कुमार यादव, लहरतारा पुलिस चौकी इंचार्ज, उनको बोला गया कि जो है कि वहाँ का वीडियो जो है सीसी फुटेज उसको ले लीजिए। सीओ चेतगंज अनिल कुमार ने आज हुकुलगंज स्थित गैंगस्टर एक्ट में वंचित आरोपियों के मकान का कुर्की जब्त किया। जब कई थानों की फोर्स कुर्की की कार्रवाई करने गैंगस्टर के मकान पर पहुंची तो गैंगस्टर एक्ट में वंचित आरोपी के परिजन पहले से ही मुख्य द्वार पर 2-2 ताले लगाकर फरार हो गए थे, जिस पर मौके पर पहुंचे शिवपुर के थानाध्यक्ष नागेश सिंह ने लोहे के रॉड से पहले आरोपी के द्वारा लगाया गया ताला चटकाया। फिर अंदर तलाशी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस विभाग का ताला लगाते हुए सीलिंग की कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है रामकुमार मौर्य के पुत्र मोतीलाल मौर्य के खिलाफ। इनके 2 मंजिला मकान है यहाँ पे, जिसको जो है कुर्क किया गया है आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार। पूर्व में जो है जुआ वाला है नहीं है, हाँ, जुए का ये चलाते थे वो, और उसी जुए के अपराध से ही इन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा की थी। गैंगस्टर इनके ऊपर कायम हुआ और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके खिलाफ जो है 14 की कार्रवाई की गई। जो जुआ और चीज़ों से अपराध करके जो संपत्ति अर्जित किए हैं उनकी कुर्की आज की जा रही है जिलाधिकारी महोदय। वहीं राम जन्मभूमि पूजन पर वाराणसी के संतों में आपसी विवाद बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र नाथ सरस्वती ने शंकराचार्य पर हमला बोलते हुए राम मंदिर निर्माण के नाम पर आस्थावानों से लिए गए सोने का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पाई का हिसाब समाज के सामने रखें, नहीं तो ये माना जाएगा कि सनातन धर्म के नाम पर इन्होंने धूर्तता और भगवान राम के नाम पर शोषण किया है। श्री राम जन्मभूमि के संपूर्ण आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका विविध क्षेत्र और अखिल भारतीय संत समिति, ये तीनों एक साथ चले। लेकिन कांग्रेस प्रायोजित एक धारा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से हर संगठन के पैरेलल एक संगठन खड़ा करके विवाद करना और मूलतः श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को तोड़ने के काम में यह धारा लगी रही शुरू से। अब जब सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच का फैसला आया, सारे कांटे साफ हो गए, तो उनके तरफ से मुहूर्त को लेकर के विवाद खड़ा किया गया। फिर यह कहा गया कि कोई अल्पसंख्यक मिट्टी लेकर के जा रहा है। अरे दुनिया में बहुत लोग आते जाते रहते हैं, स्वीकार करना नहीं करना ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का काम है, ये तो अलग विषय है। परंतु जो सबसे बड़ा अपराध का काम किया, सनातन हिंदू धर्म को छलने का काम किया स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने, वह यह है कि 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर निर्णय आया
संविधान बेंच का। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार इसके लिए ट्रस्ट का निर्माण करे। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट की घोषणा भारत सरकार के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर की, और इसकी अवधि के दौरान ही नहीं, मार्च महीने तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के नाम पर स्वरूपानंद जी का रामालय न्यास लोगों से सोना भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन 3 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर जहां देश में स्वदेशी को अपनाने और चीनी सामानों के बहिष्कार का अभियान चल रहा है, वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेक इन इंडिया के तहत काशी की होनहार बेटी ने इस रक्षाबंधन पर एक ऐसी स्मार्ट राखी तैयार की है जो मुसीबत पड़ने पर एक सिग्नल में भाइयों तक मैसेज पहुंचा सकती है। चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करने के लिए अशोक इंस्टीट्यूट की पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की छात्रा अंजलि श्रीवास्तव ने स्मार्ट राखी बनाया है। अंजलि ने बताया कि जैसा ही रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक भाई अपनी बहन को जिंदगी भर रक्षा का वादा करती है, बस उसी तरह रिश्ते को और मजबूत करने के लिए मैंने थोड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेरी स्मार्ट राखी पूरी तरह से वायरल कम्युनिकेशन पर आधारित है। स्मार्ट राखी की मदद बहन खुद पर आने वाली मुसीबत पड़ने पर अपने भाई को एक वाइब्रेट सिग्नल के जरिए मैसेज दे सकेगी। इस वायरलेस स्मार्ट राखी में 2 पॉट्स होते हैं। पहला राखी के रूप में होता है जिसे बहन अपने भाई के क्लास कलाई पे बांधती है, और दूसरा पार्ट जो कि एक ब्रेसलेट अंगूठी के रूप में होता है, इसमें बहुत छोटा इमरजेंसी बटन लगा होता है। जी, अभी हम देख रहे हैं रक्षाबंधन आने वाला है। इसी को सोच के मैंने, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई अपनी बहन से वादा करता है ज़िंदगी भर रक्षा करने के लिए, इसी में मैंने थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस रक्षाबंधन को और स्पेशल किया है, ताकि अगर कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी उसकी रक्षा कर सकता है। जी, ये स्मार्ट राखी मैंने बनाया है जिससे कि कभी भी बहन कहीं भी जाती है, कभी भी किसी पैनिक सिचुएशन में पड़ती है, तो अपने पास किसी भी ब्रेसलेट या उसके चूड़ी में एक छोटी सी स्विच होगी। उस छोटी सी स्विच दबाते ही अपने भाई के राखी में उसके एक वाइब्रेट सिग्नल चला जाएगा, और इसके थ्रू वो ऑडियो के थ्रू से बात भी कर सकती है। जी, अभी जैसा कि देख रहे हैं, महिलाएं हमारे भारत में बहुत कम सुरक्षित हैं। कई जगह हम आए दिन ऐसे केसेस सुनते रहते हैं कि कहीं भी कुछ भी उल्टा सीधे होते रहते हैं, तो इस चीज़ को सोच के मैंने इस पे काम किया है। और एक और हमारा कॉन्सेप्ट था इस राखी का, इस पे मैंने बच्चों के लिए भी राखी बनाई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कई बार बच्चे अगवा भी बहुत होते हैं। अगर हमारा भाई बहुत छोटा है, 1 से 2 साल का है, और अगर वो खेलते खेलते बाहर चला जाता है गेट के, तो उसके अगर वो जैसे ही घर क्रॉस करता है हमारा, वैसे ही हमारे घर पे बजर बजने लगेगा। उसकी राखी में उसके हमने ऐसे सिग्नल लगाया है कि वो घर से बाहर जाएगा तो हमारे घर पे। अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी,
हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं, किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।